और सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां साई कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और सीएम साई की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसे लेकर फैसले सुनाए जाए। 24 जून से 14 जून से 25 जून तक। ऐसे ही राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से 6 जून से 13 जून तक ये स्थानांतरण किए जा सकेंगे। जो पहले समन्वय का होता था उसको हटा करके अभी आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारियों की बड़ी आवश्यकता होती है इस विषय पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी के समन्वय तक पहुंचते पहुंचते समय भी लग जाता है। और अभी इसकी प्रारंभिक स्कूल खुलने के पहले ये आवश्यकता है कर्मचारियों की, और कर्मचारियों की इस विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश में विभागीय मंत्री के द्वारा 6 जून से 13 जून तक ये किए जाएंगे। इसमें विशेष ये है कि हमारे सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर ऐसे जिलों में भी लोगों को भेजने की कोशिश हम करेंगे और वहां पर भी पदस्थापना की जाएगी ताकि प्रशासन और करीब पहुंच सके। उन नक्सल क्षेत्रों में भी जहां पर प्रशासन को और पहुंचने की आवश्यकता अभी महसूस होती वो अभी हो सके। साथ ही साथ अब जो पुराने इसमें कितने प्रतिशत तृतीय श्रेणी कर्मचारी के, कितने प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, ये निर्धारण जो पुराना है वो सारे नियम कानून उसी के हिसाब से है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलन, पति पत्नी एक साथ रह पाए, इसकी भी चिंता पूरी की जाएगी। इसको भी ध्यान रखा जाएगा कि वैसे ही स्थानांतरण हो जिसमें पति पत्नी भी एक साथ रह सके, ऐसी स्थिति। सभी कर्मचारी जो विभिन्न स्थानों पर संलग्न हैं उनका संलग्नीकरण 5 जून 2025 से समाप्त माना जाएगा। 5 जून 2025 से, अर्थात कल से यह समाप्त माना जाएगा। सभी कर्मचारियों की, जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण, जो भी संलग्नीकरण हुआ है वो 5 जून से समाप्त माना जाएगा। और वह भी फिर जब संलग्नीकरण समाप्त हो जाएगा, वो अपने मूल स्थान पर होंगे तो वह भी इस स्थानांतरण की नीति का लाभ ले पाएंगे, ऐसा है। और संलग्नीकरण रहेगा तो नहीं ले पाएंगे। 25 जून के उपरांत किसी भी तरह के स्थानांतरण पर पूर्णतः पुनः प्रतिबंध होगा। 25 जून के बाद कोई स्थानांतरण नहीं होगा। तो ये स्थानांतरण के लिए जो मोटी मोटी बातें हैं, पुराने जो कायदे कानून इसके हैं, उसके साथ साथ जो स्थानांतरण के लिए प्रमुख बातें हैं वो मैंने आपके सामने रखी। और ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय विशेष रूप से हमारे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत चिंता करते हुए ये कहा कि इसका आज निर्णय करें। कर्मचारियों अगले समय में 1-2 महीने में स्कूल, बच्चों को स्कूल जाना होता है, उससे पहले सब व्यवस्थित हो जाए और बच्चों की स्कूल की पढ़ाई बाधित ना हो, ये सोच करके उन्होंने कहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 23 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी बलौदाबाजार जिले के सिमगा विकासखंड के दामाखेड़ा गांव में गए थे, जिस समय मौनी मांघी मेला उस समय लगा हुआ था। कबीर पंथ के आचार्य प्रकाश मुनिनाम साहब मंच पर थे और प्रकाश मुनिनाम साहब ने ये बात रखी सारे कबीरपंथी समुदाय के सामने में कि कबीर जो हमारा दामाखेड़ा ग्राम पंचायत है, इसका नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा किया जाए, ऐसा उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत तुरंत ही निर्णय करते हुए, सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा ऐसा करने का आज अंतिम निर्णय कैबिनेट में हो गया। आज के बाद से दामाखेड़ा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के नाम से जाना जाएगा। इसी तारतम्य में 2 और स्थान हैं जिला कबीरधाम में। एक कवर्धा तहसील का गांव है गधा भाठा, तो गधा भाठा के नाम को बदलने की चिंता गांव वालों के मन में बहुत समय से थी। उसको परिवर्तित करके ग्राम पंचायत सोनपुर किया गया। गधा भाठा गांव पंचायत का नाम सोनपुर किया गया, ग्राम सोनपुर। और इसी तरह बोडला विकासखंड में, कवर्धा जिले में, जिला कबीरधाम में ही बोडला विकासखंड में ग्राम पंचायत चंडालपुर है, तो चंडालपुर का नाम चंदनपुर किया गया। तो आज की कैबिनेट में बहुत ही ऐतिहासिक ये 3 निर्णय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा हुआ। ऐसे ही कबीरधाम जिले में कवर्धा तहसील के अंतर्गत आने वाले गधा भाठा का नाम सोनपुर किया गया। कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड के
अंतर्गत आने वाले ग्राम चंडालपुर का नाम चंदनपुर किया गया। कैबिनेट में यह अंतिम रूप से आज पारित हो गया। इसके अतिरिक्त पुरखौती मुक्तांगन जो है नया रायपुर के पास, आपने देखा होगा ट्राइबल म्यूजियम अभी नया बना हुआ है, बस वहीं पर एक और बड़ी संस्था कलाग्राम की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 10 एकड़ की भूमि की आवश्यकता थी और उसका आज देने का निर्णय किया गया। तो उसी स्थान पर वहीं पर ट्राइबल म्यूजियम भी होगा, वहीं पर पुरखौती मुक्तांगन होगा और वहीं पर यह कलाग्राम होगा। ऐसे नए रायपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे संस्कृति को संजोने के लिए, हमारे सारे कला की विविध विधाओं को जानने और एक स्थान पर देखने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्थान होने वाला है। एक तीरंदाजी एकेडमी की भी के लिए भी 13.5 एकड़ लगभग जमीन को आज नए रायपुर का दिया गया, निःशुल्क दिया जा रहा है एकेडमी को, ताकि वहां पर वो तीरंदाजी का भी स्पेस बन जाए और 2036 में छत्तीसगढ़ से हम तीरंदाजी में मेडल लेकर आ पाए ओलंपिक में। इसके लिए भी ये कोशिश की गई है और स्टेडियम के ठीक पास में ही यह स्थान है जिसको दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में किफायती जन आवास नियम 2025 का अनुमोदन आज के कैबिनेट में किया गया। और ये किफायती जन आवास का विषय ये है कि 600 स्क्वायर फीट से लेकर के 900 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट, ये और उसमें ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर भी निर्माण किया जा सकता है। ये बिल्डर और जो बायर है उन दोनों के बीच का विषय होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये किया जा सकता है और शहरी क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। इसमें 2 एकड़ से लेकर के 10 एकड़ तक की जमीन के लिए ये इसमें इसका अनुमोदन हो जाएगा। तुरंत ही इसमें अनुमति मिलेगी। इसमें कोई प्रपंच वैसा प्लॉटिंग वाला, वैसा कॉलोनी वाला नहीं होगा और पुराने नियमों से काफी रिलैक्सेशन इसमें किया गया है। बहुत सारी जगह जो खाली छोड़ने पड़ते थे उसकी जगह कम जगह छोड़ना पड़ेगा, अर्थात एक व्यक्ति जो बिल्डर है वो उसमें 25% और अधिक प्लॉट और मकान बना पाएगा। इसको ये कर लिया गया है। लेकिन ये प्लॉट का साइज 600 से 900 स्क्वायर फीट ही होगा, ताकि वो हमारे उस वर्ग के लिए जिसको अभी घर प्राप्त करना है उस वर्ग के लिए वो उपयुक्त हो सके। तो 600 स्क्वायर फीट से 900 स्क्वायर फीट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मिलाकर वो 2500 स्क्वायर फीट का भी मकान हो सकता है। अब वो उन दोनों के बीच की आपस की डीलिंग होगी, परंतु 2 एकड़ से 10 एकड़ तक की जमीन अगर कोई बिल्डर, अगर कोई व्यक्ति जो जमीन का मालिक भी होगा, इस दिशा में करना चाहेगा काम को, तो वो कर सकते हैं और इसके लिए ज्यादा कानूनी प्रावधान नहीं होंगे, उनको तुरंत ही अनुमति मिल जाएगी और इसकी प्लॉटिंग करके और वो लोगों को प्लॉट उपलब्ध करा सकते हैं। ये बड़े प्लॉट्स के लिए नहीं है, ये विलास के लिए नहीं है, ये 600 स्क्वायर फीट से लेकर 900 स्क्वायर फीट जो ऐसे लोग हैं जिनको तुरंत अभी अब मकान खरीदना ही है। हम EWS कहते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लोग अपन कहते हैं, उन लोगों के लिए यह है। तो एक बहुत अच्छी पहल है जिसको ये किया जा रहा है। इसमें सारे ही भूखंड होगा और सारी ही अन्य व्यवस्थाओं की चिंता इस पूरे प्रावधान में की गई है, परंतु तुरंत ही उसको बनाया जा सकेगा और ज्यादा वो बना पाएंगे ताकि उसका मूल्य कम रहे और लोगों के बीच में ये हो सके। छत्तीसगढ़ में युवाओं को सम्मान देने के लिए कोई प्रावधान अब तक थे नहीं और विष्णुदेव जी की सरकार ने पहली बार छत्तीसगढ़ के युवाओं को विभिन्न विधाओं में सम्मानित करने के लिए योजना बनाई है। युवा रत्न सम्मान योजना यह प्रारंभ किया गया है। यह आज के कैबिनेट के माध्यम से प्रारंभ होता है। छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के माध्यम से व्यक्ति को भी, एक युवा को भी और एक संस्था को भी, दोनों को ही सम्मानित किया जा सकता है। 1 लाख और 2.5 लाख रुपए तक का ये विषय होगा। बाकी शॉल, श्रीफल मंच पर सम्मानित करने की प्रक्रिया अलग होगी और इसमें सामाजिक, साहित्यिक, नवाचार, खेल, शिक्षा, पर्यावरण, महिला एवं बाल विकास, मीडिया, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, कला, संगीत तथा लोक कला के क्षेत्र में ये सम्मान, युवा रत्न सम्मान दिया जाएगा। और ये दिन का दिवस निर्धारित करके, कार्यक्रम करके सारे लोगों के बीच में दिया जाएगा। मीडिया का भी है तो आपका भी इसमें विषय समाहित होता है और भी आपको ध्यान कुछ आएगा तो आप कालांतर में जरूर ध्यान दिलाएं। विष्णुदेव जी की सरकार पालनहारी सरकार है और वो इस सारे विषयों पर जरूर आगे बढ़कर काम करेगी। एक थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि महिलाओं और बाल विकास के क्षेत्र में केवल महिलाओं को ही अवसर होगा
कि वो इस पर कॉम्पीट कर सकें। थोड़ा अभी इसको रिस्ट्रिक्शन इसलिए रखा गया कि महिलाएं अगर उस दिशा में आगे बढ़ती हैं तो अच्छा हो सकता है, ये सोच करके। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए आदि आदि इस विषय के साथ है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ कोच के पद बहुत सारे रिक्त थे, 94 कुल पदों में से 84 पद रिक्त थे, और उसका कारण यह था कि हमको मैंने राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से डिप्लोमाधारी डिग्रीधारी लोग नहीं मिलते थे, और इसलिए 1 साल के लिए इसको रिलैक्स करके कंपटीशन की और सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए जो भी स्थानीय हमारे लोग होंगे उनको इसमें कंपटीशन के माध्यम से लिया जाएगा, कोच के रूप में लिया जाएगा। तो 1 साल वो शिथिल करके उसको लेने की प्रक्रिया है, इसलिए लेकिन शिथिलीकरण सिर्फ 1 साल का है। छत्तीसगढ़ होम स्टे नीति 2025-30 का भी अनुमोदन किया गया है, जिससे विभिन्न हमारे पर्यटन के क्षेत्रों में उसके आसपास में रहने वाले लोग अपने होम स्टे को डेवलप कर पाएं, उसके लिए पर्याप्त कानूनी प्रावधान, पर्याप्त बजटरी प्रोविजन करके उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये आप लोगों ने ट्रांसफर लागू किया, क्या उसमें शिक्षक भी शामिल रहेंगे? क्योंकि चल रहा है 14 जिलों में ही कृपया शिक्षा विभाग में शिक्षकों के अतिरिक्त गैर शिक्षकीय कार्य के लिए जो लोग हैं अधिकारी कर्मचारी वो सम्मिलित होंगे। सर, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 2 कांग्रेस नेताओं के ऊपर FIR दर्ज किया गया, बिलासपुर में, एक दुर्ग में। सर, कैसे देख रहे हैं उनके बयान जिस तरीके से आ रहे हैं? मैं देखा नहीं हूँ किसके ऊपर क्या दर्ज हुआ है, मैंने बहुत ही गलत किया होगा तो। अच्छा, EWS का जो निर्णय आज का कैबिनेट का है, क्या EWS के लिए जो जमीन आरक्षित बिल्डर को रखना होता था उसका है या अतिरिक्त तो नहीं, ये नया प्रावधान है। अच्छा। 2 एकड़ से 10 एकड़ की जमीन पर आप या मतलब जो भी वो मैप बना करके, और 600 स्क्वायर फीट से 900 स्क्वायर फीट, उससे बड़ा प्लॉट हो नहीं सकता। इसलिए हमने कहा कि भाई EWS के लिए है, 2 प्लॉट जुड़ नहीं सकते, ये भी बड़ी स्पष्टता है इसमें। ये करके लोगों को देने के लिए इस नए प्रोविजन को लाया गया है। कीमत का भी कोई निर्धारण है? नहीं, कीमत का निर्धारण नहीं, कीमत का। आप फेसबुक लाइव पे थे, उस दौरान आपने कहा कि अब आने वाले समय में बस्तर में सुरक्षा बलों के कैंप लघु वनोपज केंद्र के तौर पर विकसित होगा। जी बिल्कुल, मैं ये मानकर चलता हूँ, बिल्कुल मैं ये सोचकर चलता हूँ कि ये जो सुरक्षा बलों के कैंप हैं, इन सुरक्षा बलों के कैंप की बहुत। देखिए, सीधे रायपुर से कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा को आप सुन रहे हैं। 3 जिलों के नाम उन्होंने बदले हैं, 3 जगहों के नाम उन्होंने बदले। दामाखेड़ा का नाम कबीरधाम नगर कर दिया है, साथ ही चंडालपुर का नाम चंदनपुर कर दिया है। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। युवा रत्न सम्मान की बात उन्होंने कही है, साथ ही साथ रिक्त कोच के पदों को भरने की बात कही जा रही है, और किफायती जन आवास को भी मंजूरी दी गई। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य जी, कितनी अहम मानी जाए आज की कैबिनेट बैठक? क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए छत्तीसगढ़ की जनता के लिए? देखिए शिवालिका जी, आज सबसे महत्वपूर्ण कोई डिसीजन है तो वो है ट्रांसफर पॉलिसी। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर विभाग का कर्मचारी जो है वो ट्रांसफर, कभी किसी की पत्नी बाहर है, किसी का ट्रांसफर नारायणपुर सुकमा में है, बस्तर में पिछले कई सालों से है, वो चाहता है शहर में वापस आना। पति पत्नी अलग है तो वो चाहते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से वो एक साथ हो जाए। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में ये होता था शिवालिका जी कि विभागीय मंत्री के पास पहले पावर नहीं थे ट्रांसफर के। वो विभागीय मंत्री फाइल आगे बढ़ाता था, समन्वय जाती थी वो फाइल, और समन्वय में जाने के बाद ही वो ट्रांसफर होते थे, और समन्वय सीधे तौर पर सीएम के अंडर में होता था। अब ऐसे में हर चीज सीएम के पास जाना निश्चित तौर पर समय उसमें काफी लगता था। अब कुल मिलाकर विभागीय मंत्री के पास पावर हो चुका है कि विभागीय मंत्री और प्रभारी मंत्री दोनों की सहमति से तबादले होंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। लाखों कर्मचारी हैं यहां पर जो ट्रांसफर के लिए हर समय जोर लगाते हैं। चूंकि विषय इतना लेंदी था, प्रोसीजर इतना लेंदी था कि ट्रांसफर होने में कई बार सालों लग जाते थे, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पाते थे। अब ये बहुत बेहतर चीजें हुई है कि अब कम से कम जो आपका जैसे शिक्षा विभाग का ट्रांसफर है, शिक्षकों का ट्रांसफर है, तो शिक्षा मंत्री के हाथ में पावर है। आपके प्रभारी मंत्री ने अगर रिकमेंड कर दिया तो आपका विभागीय मंत्री तत्काल उसको कर देगा। पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर है तो आपके पास अरुण साहू के पास पावर है। गृह विभाग का कुछ मामला है तो सीधा विजय शर्मा कर पाएंगे। पहले समन्वय के कारण बहुत सारी चीजों को लिंगर ऑन होता था। ये बहुत अच्छा डिसीजन है सरकार का कि अब सब कुछ विभागीय मंत्री के हाथ में होगा। लेकिन हाँ, ये भी बात तय की गई है कि 25 जून के बाद तबादले नहीं हो पाएंगे, मतलब उसके पहले ये तमाम प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। कबीर, जैसे आपने बताया, दामाखेड़ा छोटी सी एक जगह है, बहुत सुविख्यात विश्वविख्यात जगह है, जहां
गुरु गद्दी है उसका नाम बदलकर जो है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात दी गई है। पिछले दिनों जो वहां के धर्म गुरु हैं उनसे लगातार मुलाकात हुई थी और कहीं ना कहीं उनके कहने पर यह किया गया। उसी तरह कवर्धा का आपने जिक्र किया, जो नाम कुछ कुछ जगहों के बदले गए, छोटी छोटी जगह लेकिन बहुत महत्व की जगह है, इनके नाम बदले गए। लेकिन आज के डिसीजन में सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है जो ट्रांसफर पॉलिसी लागू की गई, जिसमें अब समन्वय का कोई लेने देना नहीं है। ये बड़ी खबर है हर कर्मचारी के लिहाज से। निश्चित तौर पर आदित्य जी एक बड़ी राहत मिलती है उन कर्मचारियों को नजर आएगी ट्रांसफर पॉलिसी में। आदित्य जी ये आदेश कब तक लागू होगा, क्या अब से ही इस आदेश को लागू कर दिया जाएगा, ये भी एक बड़ी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल शिवालिका जी, देखिए कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया, उसके बाद कुछ बचा नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आदेश निकालना पड़ेगा। कैबिनेट ने अप्रूवल किया है, थोड़ी देर बाद देखिएगा, चूंकि सीएम का अनुमोदन है, पूरी कैबिनेट का अनुमोदन है, बमुश्किल 15 से 20 मिनट में देखिएगा ये आदेश आ जाएगा और एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं कर्मचारियों को मिलती हुई नजर आ रही है। जी आदित्य जी, तमाम जानकारी के लिए, ब्रीफिंग के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।